नमस्कार सभी को, माय सेल्फ नवीन कुमार। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो म्यूचुअल फंड सीरीज़ जो हमने चालू की थी उसके अंदर में एक अलग जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके ऊपर में चर्चा करेंगे। जैसे कि कौन-सी टाइप के म्यूचुअल फंड्स में हमें इन्वेस्टमेंट करके चलना चाहिए और किस टाइम होराइज़न के हिसाब से सोच के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर हम हाई रिस्क की तरफ में जा रहे हैं तो हम हाई रिवॉर्ड की तरफ में भी जा रहे हैं, तो उसके हिसाब से भी हमें किस तरीके से मैनेज करके चलना चाहिए ताकि रिस्क तो मिनिमाइज़ रहे बट रिटर्न अच्छे खासे मिलते रहें। और किस टाइप से म्यूचुअल फंड्स को हमें चूज़ करना चाहिए, क्योंकि आज के दिन अगर देखा जाए तो 44 कंपनी जैसी हैं जो कि एएमसीज़ हैं, जो कि म्यूचुअल फंड्स हमें देती हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं उन कंपनियों के। सो यहाँ पे लगभग 2500 म्यूचुअल फंड्स अलग-अलग टाइप के अवेलेबल हैं, तो उनमें से हम कौन से चूज़ करें? क्योंकि हमें तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 की ज़रूरत पड़ने वाली है। सो हम तो अच्छे से अच्छा चूज़ करने की पसंद करेंगे, राइट? तो हम लोग किस तरीके से टाइम होराइज़न को सेलेक्ट करके कि मान लीजिए आपके पास में आज पैसा पड़ा हुआ है, टाइम अभी ज़रूरत नहीं है, तो किस टाइप का म्यूचुअल फंड मतलब चूज़ करें? अभी पैसा पड़ा हुआ है बट कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो फिर किस टाइप का म्यूचुअल फंड चूज़ करें? सो सिक्योर और अनसिक्योर या फिर ज़्यादा उठा-पटक वाला म्यूचुअल फंड, इस टाइप में कैसे पता करें वैसे म्यूचुअल फंड को इन्वेस्टमेंट करने से पहले? तो उसकी थोड़ी-सी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे यूजुअली 2 ही टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, तो इक्विटी बेस्ड, एक डिबेंचर बेस्ड, राइट? अब इनके अंदर में बाकी जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब कैटेगराइज़ होती हैं। सो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स कौन से होते हैं? जिनके अंदर में हाईएस्ट रिटर्न मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। बट इसके अंदर में भी फिर अलग से कैटेगराइज़्ड है, उसमें से भी कौन-सी कैटेगरी का जो म्यूचुअल फंड है, उसमें सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलते हैं, उसकी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। इसी के बाद में जो दूसरे टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उनको बोलते हैं डेट म्यूचुअल फंड्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, सेफ म्यूचुअल फंड्स जिनको हम बोलते हैं। तो ये होते हैं डेट म्यूचुअल फंड्स। इसके अंदर में हमें ज़्यादा, इसमें भी सब कैटेगरीज़ होती हैं। बट इसके अंदर में ये है कि ज़्यादा फ़र्क नहीं मिलता अपने को कि कोई म्यूचुअल फंड है वो 5% का रिटर्न दे रहा है। दूसरा म्यूचुअल फंड होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, 8% का रिटर्न दे देगा। अगले वाला जो है वो 10% का रिटर्न दे देगा। इससे ज़्यादा आपको ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलेगा नहीं, ठीक है? सेफ वाले के अंदर में। इक्विटी वाले में ऐसा भी हो सकता है कि कोई म्यूचुअल फंड है वो ईयरली 15% रिटर्न दे रहा है, तो कोई 70% रिटर्न दे रहा है, राइट? तो ये भी आपको देखने को मिल सकता है ईयरली, जो इक्विटी वाला है, क्योंकि ये अनसेफ है और ये सेफ है। तो इसमें जो पैसा है, ये इस टाइप के म्यूचुअल फंड में जो पैसा होता है, वो किसमें लगता है? जो कि सेफ रिटर्न्स देते हैं। जैसे कंपनी है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिल्स जारी करती है, ट्रेज़री बिल जारी करती है, कमर्शियल पेपर्स जारी करती है। सो वो फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर में ट्रेज़री बिल जारी करती है, तो उनके मतलब खराब होने के, उनके डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस रहते ही नहीं है। सो उसमें कोई जो कंपनी है, जो कोई फंड है जो कि उस टाइप के मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पेपर्स में अगर पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो पूरा सेफ है। इसी टाइप से काफ़ी सारी कंपनियाँ होती हैं, उनके पैसे उठाने के लिए वो भी अपने पेपर्स जारी करती हैं, डिबेंचर जारी करती हैं, कि ये हमको कोई ₹10,000 दे दो, हम आपको 8 साल के बाद में 10% के रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर में, इंटरेस्ट के ऊपर में आपको पैसा देंगे। मतलब ब्याज तो देंगे ही हर साल, और लास्ट 10 साल बाद में आपको ब्याज प्लस प्लस प्रिंसिपल दोनों दे देंगे। सो ऐसे प्राइवेट कंपनियाँ भी जारी करती हैं। सो उस टाइप की कंपनी में रिस्क ये रहता है कि वो कंपनी डूब गई तो फिर वो पैसा कौन देगा, राइट? तो उस टाइप के डेट म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं। सो यहाँ पर अलग कैटेगरी है, बट यहाँ पे ज़्यादा कैटेगरीज़ नहीं है, सिर्फ़ 3 ही कैटेगरीज़ हैं, 2-3 कैटेगरीज़ हैं, ज़्यादा भसड़ यहाँ पे है नहीं। यहाँ पर बहुत भसड़ है, राइट? अब मेनली हमें म्यूचुअल फंड में सीखने के लिए क्या है कि यहाँ पे 2 ही टाइप के म्यूचुअल फंड्स मिलते हैं, एक इक्विटी, दूसरा डेट। अब इन जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, इनकी सब कैटेगरीज़ को समझते हैं। जैसे कि हम लोग पहले देख लेते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, ठीक है? 2 ही टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, इक्विटी, डेट। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के अंदर में जो सब कैटेगरीज़ हैं, वो आप यहाँ पे देख पाएँगे सब कैटेगरीज़। तो यहाँ पे बैंकिंग, तो अगर बैंकिंग में आप क्लिक करोगे, तो यहाँ पे जो बैंकिंग से रिलेटेड जो कंपनियाँ होती हैं, उन्हीं के शेयर्स में ये जो फंड होते हैं, इनका पैसा जाता है। इसी टाइप से अगर आप लोग सेलेक्ट करोगे कि मुझे कंज्यूमर डिमांड, कि उस वैसी कंपनियाँ जिनके अंदर में कंज्यूमर बेस्ड कंपनियाँ, जिन जो कंज्यूमर्स के प्रोडक्ट्स बनाती हैं, राइट? तो उस टाइप की कंपनी में मुझे पैसा इन्वेस्ट करना है, तो आप इस टाइप का म्यूचुअल फंड चूज़ कर लीजिए, राइट? तो ये जो होती है ना, ये जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ये सेक्टर बेस्ड म्यूचुअल फंड्स होते हैं, कि ये पर्टिकुलर सेक्टर की जो कंपनियाँ हैं, उन्हीं के अंदर में इन्वेस्टमेंट करते हैं और उनके शेयर्स उठा लेते हैं। इस टाइप से जैसे आप डिविडेंड यील्ड म्यूचुअल फंड्स, मतलब ये उस टाइप के म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाते हैं, जो कंपनियाँ डिविडेंड अच्छा देती हैं। डिविडेंड को अगर आम भाषा में बोला जाए तो ब्याज अच्छा देती हैं, राइट? तो अच्छा ब्याज देने वाली कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तीसरा ये एनर्जी वाली कंपनियाँ, कि जो कि पावर सेक्टर में जो कंपनियाँ हैं, उनके अंदर में पैसा लगा देते हैं। थर्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड कंपनियाँ, जैसे ये अपने एल-एन-टी हो गई, इस टाइप की कंपनीज़ के अंदर में पैसा लगा देते हैं, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करती हैं। जैसे कई बार होता है ना कि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जो है पिछले 10 साल से डल पड़ा हुआ था। अभी रिसेंटली 2 साल से इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में अच्छा खासा बूस्ट आया, तो कोई बंदा भाई बोलता है कि अभी ये इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में जो बूस्ट है वो चलते रहने वाला है। बट मुझे ये पता नहीं है कि कौन-सी कंपनियों में इन्वेस्ट करूँ। तो अब वो क्या काम कर सकता है, वो म्यूचुअल फंड में आए और इंफ्रास्ट्रक्चर के जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उनके अंदर में इन्वेस्ट कर दे, तो वहाँ पर आपको अच्छी खासी अपॉर्च्युनिटी मिल जाती है। क्योंकि ये जो पैसा आप लगाओगे, ये तो फंड मैनेजर्स मैनेज कर रहे हैं अच्छे से। नेक्स्ट अगर आप लोग देखते हैं, इसी के अंदर में अगर आपको पता नहीं है कि कौन से सेक्टर में पैसा लगाना है, तो आप क्या कर सकते हो? आपके पास में दूसरे ऑप्शंस होते हैं, लार्ज कैप और मिड कैप कंपनी। तो अब लार्ज कैप और मिड कैप मतलब जो बड़ी कंपनियां हैं, आज के दिन ऑलरेडी बहुत बड़ी कंपनियां बनी हुई हैं, उनके उस टाइप की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट जाता है, ये जो फंड्स होते हैं इसके अंदर में।
अब ऐसा कि ये थोड़ा-सा सेफ माना जाता है, क्यों माना जाता है? क्योंकि बड़ी कंपनियाँ ऑलरेडी अच्छे खासे लेवल के ऊपर बैठी हुई हैं, तो उनका ऑलरेडी ठहराव है मार्केट के अंदर में, तो वो इतनी जल्दी डूबने का चांस नहीं रहता उनका। तो उनमें पैसा थोड़ा सेफ माना जाता है पूरा हाई रिस्क से मुकाबले। बाकी आप रिस्कोमीटर के ऊपर जाके चेक कर सकते हैं, कई बार वहाँ पे भी जो कंपनियाँ फंड मैनेजर जिन कंपनियों में पैसा डालता है, उसके हिसाब से रिस्कोमीटर एडजस्ट होता है। सो कई बार अगर बहुत ही बड़ी और सेफ कंपनियों में वो पैसा डालता है फंड मैनेजर, तो वहाँ पे रिस्कोमीटर थोड़ा-सा सेफ की साइड में रहता है। मतलब हाइली रिस्क से रिस्क की साइड में रहता है। इसी टाइप से अगर आप लोग चूज़ करना चाहिए कि यार मुझे लार्ज कैप कंपनी में पैसा नहीं लगाना, बड़ी कंपनियाँ हैं, क्योंकि बड़ी कंपनियाँ हैं तो उनके और बड़े होने के चांसेस थोड़े से कम है, जबकि छोटी कंपनी है उसके बड़े होने के चांसेस ज़्यादा बने हैं। अगर मतलब मान के चलिए छोटी कंपनियाँ बड़ी होंगी, एक छोटा पौधा होता है, वो फैलाव ज़्यादा करता है, वो बड़ा ज़्यादा होता है, ज़्यादा ग्रोथ दिखाता है परसेंटेज में। बट एक बड़ा पेड़ है, वो और बड़ा होगा तो परसेंटेज में ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिखाएगा, राइट? उसी टाइप से छोटी कंपनियों और बड़ी कंपनियों के बीच में फ़र्क होता है। इसी टाइप से अगर आपको बैंकिंग स्ट्रक्चर, कंजम्पशन एंड डिमांड, डिविडेंड यील्ड, एनर्जी, मतलब बहुत टाइप के आपके म्यूचुअल फंड्स यहाँ पे मिल जाएँगे। अब लार्ज कैप, अब यहाँ पे जो हमने सेक्टर चेंज किया था वो लार्ज कैप एंड मिड कैप, मतलब दोनों टाइप की कंपनियाँ की, मिड कैप की भी हो, लार्ज कैप की भी हो। अब लार्ज कैप क्या होता है? जो भी कंपनी जिसका मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ऊपर का है, मतलब जो कंपनी 20,000 करोड़ रुपए की आज के दिन उसकी वैल्यू है, या फिर उससे ऊपर जिसकी वैल्यू है, वो लार्ज कैप है। मिड कैप कौन सी कंपनियाँ होती हैं? जिसका वैल्यू 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में, वो मिड कैप है। और जो कंपनी जिसकी वैल्यू 5,000 करोड़ से नीचे की है, वो स्मॉल कैप है। इनका अलग से डाइवर्सिफिकेशन ये जो एक्सचेंज वाले हैं करते रहते हैं, तो उस हिसाब से ये लोग एडजस्ट करते हैं फंड मैनेजर्स। आपको उस भसड़ में पड़ने की जरूरत है नहीं। अब यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं, दूसरे कौन से लार्ज कैप कंपनी जो कि 20,000 करोड़ से ऊपर की बड़ी कंपनियाँ हैं, जैसे रिलायंस हो गई, एल&टी हो गई, एचडीएफसी बैंक हो गया, इस टाइप की कंपनियाँ। दूसरी होती है मिड कैप, सिर्फ 20,000 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच की, मतलब जहाँ तक छोटी कंपनी है ना बड़ी कंपनी, बीच की हैं, अपने आप को स्टेबल कर रही हैं और कर चुकी हैं कुछ कंपनियाँ, वो अपने हिसाब से चल रही हैं, अच्छा पोटेंशियल रखती हैं, वो मिड कैप कंपनियाँ हो गई। उसी के साथ मल्टी कैप, ये म्यूचुअल फंड होता है, इसमें ऐसा नहीं देखा जाता कि लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्ट करना है, ये किसी भी टाइप की कंपनीज में इन्वेस्ट करती रहती है, फंड मैनेजर को जैसा अच्छा लगता है कि हाँ स्मॉल कैप है, पोटेंशियल अच्छा दिख रहा है, वो इन्वेस्ट कर देगा। सो अगर आपको इस बचत में नहीं पड़ना कि यार बड़ी कंपनियां छोटी कंपनियां, तो आप मल्टी कैप वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं वहाँ पे भी। पीएसयू कंपनियां, कि जो वो कंपनियां जो कि सरकारी कंपनियां हैं, उनके अंदर में पैसा लगाया जाए, सिर्फ सरकारी कंपनियों में पैसा लगाता है ये वाला फंड, राइट? इसमें प्राइवेट से कोई मतलब ही नहीं है। फार्मा, जो कि मेडिकल सेक्टर में जो कंपनियां काम कर रही हैं, ये स्मॉल कैप कंपनियां, ये कंपनियां वो हैं जो कि 5,000 करोड़ से कम का मार्केट कैप रखती हैं, मतलब 5,000 करोड़ से कम की वैल्यू पे आज के दिन अवेलेबल हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसा बनता है, ये सबसे अनसेफ म्यूचुअल फंड माना जाता है। अगर आप इसके किसी भी म्यूचुअल फंड को उठा के अगर आप लोग देखोगे, जैसे कि ऊपर ही ऊपर सबसे पहले ही आ गया, इसका अगर रिटर्न देखोगे तो 46% का सीएजीआर रिटर्न दिया इसने पिछले 3 साल के अंदर में। अगर आप 5 साल का चेक करोगे तो इसने 35% का सीएजीआर रिटर्न दिया है। जिसके हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर आपने 5 साल पहले अगर शुरुआत कर दिया होता या फिर पैसे लगा दिए होते, तो आज 5 गुना पैसा होता। 5 साल में 5 गुना पैसा कौन सा फंड देता है? 5 साल में 5 गुना, दैट्स वेरी गुड। और अगर आपने अब इसी बीच में ये वो टाइम है जबकि बीच में कोरोना का काल भी आया था, जिसमें मार्केट क्रैश हो गया था, उसके बावजूद 5 गुना दिया इसने, राइट? अगर आपने कोरोना के काल में इसने लगा दिए होते तो 30 के आसपास में एनएवी था, तो 8 गुना हो जाता पैसा, राइट? तो ये म्यूचुअल फंड्स हैं। तो ये सबसे हाईली रिस्की म्यूचुअल फंड्स होता है, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स। इसी के साथ में एक इससे भी रिस्की म्यूचुअल फंड होता है जिसको हम बोलते हैं माइक्रो कैप फंड्स। मतलब वो कंपनियां जिनका मार्केट कैप 500 करोड़ से कम है, 500 करोड़ से भी छोटा है। वैसी कंपनियों की म्यूचुअल फंड्स यूजुअली मार्केट में अवेलेबल आज के दिन है नहीं, बट कभी कभी अगर आपको दिखता है फ्यूचर में अगर लॉन्च होती हैं कंपनी इस टाइप की, तो आप उनमें इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वहां पर और भी भयंकर रिस्क है। तो जहाँ पे ज़्यादा रिस्क है वहाँ पे प्रॉफिट भी ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। क्योंकि अगर आप लोग यूजुअली अगर आप स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हो, तो आपको जो कि छोटी कंपनियां हैं उनका कभी चार्ट उठा के देखो, भाई साहब भाग रहे हैं, पागलों की तरह भाग रहे हैं स्टॉक। 5 रुपए का शेयर अगले 2-3 महीने बाद में देखते 50 रुपए का और गए। वो माइक्रो कंपनीज होती है, राइट? तो तो अगर आपको स्टॉक मार्केट की समझ है तब तो आपको म्यूचुअल फंड में जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको किस टाइप की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। अगर आपको अपने हिसाब से कंपनियां चूज करने में डर लगता है या फिर किसी तरीके से आपको थोड़ा सा डाउट रहता है अपने ऊपर में, तो आप म्यूचुअल फंड का सहारा ले सकते हैं। तो बेसिकली अगर किसी भाई को इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड्स के अंदर में, तो वो चूज कर सकता है अगर उसका टाइम होराइजन ज़्यादा है। मान के चलिए कि वो एसआईपी स्टार्ट करना चाहता है और उसको जरूरत नहीं है अभी 10, 15, 20, 25, 30 सालों तक पैसों की, तो वो स्मॉल कैप के अंदर में स्टार्ट कर सकता है, राइट? दूसरा, म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहा हूँ। दूसरा, अगर आपको छोटे हैं तो आप वो जैसे मान के चलिए कि आपकी सैलरी है 1 लाख रुपए। अब आपके पास में जो पीछे पैसा बच रहा है वो 50,000 तो खर्च हो जा रहा है, 50,000 बच रहा है, राइट? अब 50,000 में आपको एसआईपी चलानी है, कहीं लगाने इन्वेस्ट करने हैं पैसे। आपके पास में अभी 25 ऑफ ईयर्स की एज है, अभी शादी वादी हो चुकी है या फिर होने वाली है, तो वो खर्चा तो पेरेंट्स उठाएं। अगर आप उठाने वाले हैं तो सेफ में रखो भाई, अगर अभी शादी होने वाली है तो। अगर आपका शादी का प्लान 10 साल या 5 साल या 8 साल के बाद में है, तो फिर आप स्मॉल कैप को चूज कर सकते हैं, राइट? क्योंकि यहाँ पे उठा-पटक थोड़ी-सी ठीक-ठाक होती है, राइट? रिटर्न भी ज़्यादा आता है, तो धड़ाम-धड़ाम भी ज़्यादा होता है।
तो आप उस हिसाब से अगर आपका टाइम होराइज़न लंबा है, अच्छा है और अच्छे रिटर्न्स चाहते हैं आप तो आप स्मॉल कैप चूज़ कीजिए। अगर आपको वो डाउट है थोड़ा बहुत सेफ में मतलब थोड़ा बहुत कम उठा-पटक वाला म्यूचुअल फंड चूज़ करना है, तो आप फिर लार्ज कैप प्लस मिड कैप में भी जा सकते हैं या फिर मल्टी कैप में जाएँ तो ज़्यादा बेटर है। मल्टी कैप वाला भी ऑप्शन अच्छा है क्योंकि अगर आप मल्टी कैप सेगमेंट की अगर कंपनियों को देखेंगे तो जैसे हाईएस्ट जैसे क्वांट का ही देख लेंगे, क्वांट का हमने पीछे पहले देखा था, तो इसका 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो यहाँ पे 27% का रिटर्न है मल्टी कैप का, वहाँ पे 35% था। ज़्यादा फर्क है नहीं यहाँ पे, राइट? बट ये लॉन्ग टर्म में इफेक्ट ज़्यादा पड़ जाता है। अभी 5 साल में 27% का सीएजीआर है, बट 5 साल का 35% और 27% तो लाखों में चला जाता है मामला, राइट? इसी के साथ में अगर हम लोग चेक करते हैं कि कोई म्यूचुअल फंड सिर्फ उसी सेक्टर का हो, जैसे कि फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स, राइट? इसमें कोई आपको ऊपर फ्लेक्सिबल है पूरा मामला, किसी भी टाइप के म्यूचुअल फंड में चला जाएगा आपका मामला। जैसे कॉन्ट एक्टिव फंड्स, इसने भी अच्छा खासा रिटर्न दिया। पिछले 5 साल का रिटर्न देखेंगे वही 27% का फंड इसने रिटर्न दिया है। सॉरी 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 सॉरी, ये मैंने चूज वापस सेम ही कर लिया। फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड ये रहा, कॉन्ट फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। अब इसमें देखिए रिटर्न 28% का सीएजीआर रिटर्न 5 साल का, तो ज़्यादा फर्क है नहीं। स्मॉल कैप का मतलब हो गया कि आपका 65% जो पैसा है वो हर वक्त स्मॉल कैप कंपनीज में लगा रहेगा। फ्लेक्सी कैप का मतलब है कि आपका जो पैसा होगा वो फ्लेक्सिबल रहेगा, वो इन्वेस्टमेंट अपने हिसाब से चेंजेस कर सकता है किसी भी टाइप के कंपनीज के अंदर में, बड़ी हो छोटी हो, किसी भी टाइप की म्यूचुअल फंड कंपनीज में। आगे जो एक और स्ट्रक्चर आता है वो होता है बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स या फिर हाइब्रिड फंड, जिसके अंदर में क्या होता है कि इक्विटी और डेट इन दोनों का मिक्सअप होता है, तो जिसको हम बोलते हैं हाइब्रिड फंड। वो कोई एक सिंगल कैटेगरी का नहीं होता। तो अब इसके जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अलग अलग टाइप से अपनी स्ट्रेटेजी चूज करते रहते हैं, अपने हिसाब से एडजस्ट करते रहते हैं पैसे को जो उस फंड में पड़ा हुआ है, किस हिसाब से कि या अगर उस कब किस पैसे को बैलेंस मतलब सेफ में डालना है, कब कौन कितने पैसे को उठा के इक्विटी में डालना है, वो अपने हिसाब से वो एडजस्ट करते रहते हैं। उसके गाइडलाइंस बने हुए हैं सेबी के द्वारा उसके अनुसार, राइट? अब यहाँ पे आप लोग उस टाइप के अगर फंड में अगर चूज करना चाहते हो तो वो भी आप लोग चूज कर सकते हो, वो भी आपके पास में अपॉर्चुनिटी चांसेस हैं। जैसे कि ये अगर आप बैलेंस में जाओगे और मल्टी एसेट एलोकेशन में भी अगर जाओगे, तो मल्टी एसेट एलोकेशन मतलब कि अलग अलग टाइप के एसेट्स के अंदर पैसा लग रहा है, कंपनीज में भी लग रहा है, डिवेंचर्स में भी लग रहा है, मेटल्स में भी लग रहा है, मतलब अलग अलग टाइप की कंपनीज के अंदर पैसा लग रहा है। बैलेंस म्यूचुअल फंड्स के अंदर में भी यही एक मामला है कि इसमें आपका बैलेंस होकर चलता है, इक्विटी का एक्सपोजर और सेफ का एक्सपोजर दोनों फंड मैनेजर अपने हिसाब से चूज करके चलता रहता है, बट इनमें रिटर्न्स इतने ज़्यादा अच्छे आपको नहीं मिलेंगे। सबसे ज़्यादा रिटर्न्स किसमें मिलेंगे? स्मॉल कैप कैटेगरी। उससे भी ज़्यादा रिटर्न्स माइक्रो कैप कैटेगरी के जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनमें मिलने के चांस हैं, बट उतने ही वो अनसेफ भी होते हैं। ओके, अगर आपने एग्जाम्पल उठाया तो वो सबसे ज़्यादा रिटर्न जिस म्यूचुअल फंड ने दिया उसका उठाया है, इसलिए हमको ज़्यादा रिटर्न दिख रहे हैं वहाँ पे। कई बार उनमें भी उठा पटक अच्छी खासी चलती है, फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करती है बहुत सारी चीज़ें। सो अब फाइनल एडवाइस क्या रहेगी हमारी तरफ से आपको कि अगर आपकी उम्र जो है अभी 50 साल है, बच्चों की शादी वादी या फिर कभी भी हो सकती है, चांसेस हैं आपके, अगर बच्चे बड़े हो गए, पढ़ाई वढ़ाई के ऊपर खर्चा है, आ सकता है, तो आप क्या करिए, आपके पास में जितना पैसा है आज के दिन उसका कम से कम 50% पैसा सेफ में रखिए, लिक्विड फंड में रखिए। क्योंकि मेरा मामला है, या तो पूरा सेफ में रखो या फिर पूरा स्टॉक मार्केट में डालो और अच्छे से डालो, अच्छी जगह डालो, डाल ही रहे हो फिर जब पैसा तो। क्योंकि वो नहीं है ना बीच में कि पूरा दिमाग के ऊपर पूरा रिस्क उठा भी लिया और बाद में रिटर्न भी अच्छा नहीं मिल रहा है, राइट? तो मेरा मानना तो यही है कि अच्छे से डालो, क्योंकि फंड मैनेजर वहाँ बैठा हुआ है अच्छे से चूज़ करने के लिए कंपनियाँ। सो अगर आपको डाउट लगता है कहीं न कहीं, तो आप मल्टी कैप जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनके अंदर को चूज़ करके चल सकते हो। वहाँ पे आपको डर भी नहीं रहेगा और ज़्यादा पूरा का एक्सपोज़र स्मॉल कैप कंपनीज़ में भी नहीं रहेगा। बट अगर आपके अंदर थोड़ा-सा आप थोड़ा-सा मतलब अपने आप को सँभाल सकते हो, तो आप स्मॉल कैप कैटेगरीज़ के अंदर में जाओ। आराम से अच्छा-सा म्यूचुअल फंड चूज़ कर लो, और म्यूचुअल फंड सारे ही अच्छे हैं, ठीक है? म्यूचुअल फंड्स के अंदर फंड मैनेजर सारे अच्छे हैं। बाकी आप एक बार चेक कर लो, जैसे नॉर्मल रिटर्न कौन से म्यूचुअल फंड ने दिए हैं, बेसिक नॉर्मल रिटर्न्स, क्योंकि इनको सारे जितने भी म्यूचुअल फंड्स होते हैं, एएमसीज़ होती हैं, इनको मैनेज कौन करता है? सेबी मैनेज करती है। और बाकी किसी में अगर घोटाला निकलना है, बछड़ा निकलनी है, तो वो किसी में भी निकल सकता है। उस साइड में तो जाओ ही मत। वो तो किसी में भी निकल सकता है। कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो अगर घोटाला निकलेगा वो दबा देगी। छोटी है तो बेचारों को बाहर आ जाता है। वो जो छोटा-मोटा चलना है वो चलते ही रहते हैं हर जगह ही। अगर आप खुद का पैसा खुद मैनेज कर सकते हो, वेल एंड गुड। नहीं कर सकते, म्यूचुअल फंड्स। मल्टी कैप कैटेगरी में डाल दो पैसा, या फिर स्मॉल कैप में डाल दो। अगर आप उससे उसके भी साइड में जाना चाहते हो तो फिर आप फ्लेक्सी कैप में डाल दो, वो भी सेम ही बात है, मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप सेम ही थिंग, ज़्यादा फर्क है नहीं उसमें। अगर आपको लगता है कोई पर्टिकुलर सेक्टर आगे जा सकता है आने वाले 1 साल में, 2 साल में, तो आप चूज़ कर लो कि कौन सा सेक्टर ज़्यादा है, उस टाइप के म्यूचुअल फंड में डाल दो। आप पे डिपेंड करेगा, बट मेरा जो मानना है वो आपको मल्टी कैप और स्मॉल कैप, अगर आपका जो टाइम होराइजन है वो बड़ा है। बाकी अगर 50 ईयर्स के आसपास में हो, तो आपके पास में जो इन्वेस्ट करने के लिए पैसा है वो 50% सेफ में रखो, 50% फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप या स्मॉल कैप में डाल दो, राइट? अगर आपकी एज थोड़ी सी भी कम है, 30 ईयर्स के आसपास में है, अभी आपकी लाइफ की लंबी जर्नी भी पड़ी हुई है, खर्चा दूर है अभी, तो आप पैसे का क्या कर सकते हो, 80% आसपास में जो पैसा है वो इक्विटी में डाल दो, बाकी सेफ में रखो।
और ये जो पैसा आप म्यूचुअल फंड्स में डाल रहे हो, ये आपके जो इमरजेंसी फंड होते हैं, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस आपने ले रखा है, टर्म इंश्योरेंस आपने ले रखा है, उसके बाद जो पैसा बचता है, वो यहाँ डालना होता है। क्योंकि इंश्योरेंस के अंदर में 2 ही टाइप की इंश्योरेंस काम की है, टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, बाकी सब बसड़ है। बाकी उस लाइन में अगर जाओगे तो वो सिर्फ़ एजेंट्स को पैसा देने का बातें हैं। एजेंट्स को कमाई करवा दो, करवाने करवा दो। आपको रिटर्न्स वहाँ ज़्यादा कुछ ख़ास देखने को मिलेंगे नहीं। वो आप खुद अपने हिसाब से रिसर्च करके देख सकते हो। टर्म इंश्योरेंस बहुत मस्त चीज़ है। अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली सिक्योर रहती है। उस उतने पैसे जितने का आपने टर्म इंश्योरेंस ले रखा है। हेल्थ इंश्योरेंस अगर आपको परिवार को या फिर आपको कुछ हो जाता है तो हॉस्पिटल के खर्चे से आप बड़े खर्चे से बच जाते हो। तो 2 इंश्योरेंस काम के हैं। उसके बाद में जो पैसा बचता है, वो हमें यहाँ इस किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, उसकी हम बात कर रहे हैं। और अगर आपके पास में लंबा होराइज़न है, जैसे मेरा है तो मेरा 80-20 के अंदर में आएगा। अगर अभी कोई भाई अभी शुरुआत ही कर रहा है, जॉब करना स्टार्ट करेगा या फिर पैसा कमाना शुरू करेगा, तो वो जितना पैसा उसके पास में सेफ में पड़ा है, उसका 90% तक इक्विटी में डाल सकता है। म्यूचुअल फंड में स्टार्ट कर लो। बाकी 10% सेफ मेरे को कभी भी इमरजेंसी छोटे-मोटे खर्चे आते रहते हैं। तो उनके अंदर में आपको इक्विटी वाला पैसा ना निकालना पड़े, आप उस सेफ वाले म्यूचुअल फंड से निकाल लो। राइट? तो ये हमारी आपको पूरी राय है और दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। और बाकी आप किसी भी म्यूचुअल फंड एडवाइजर की हेल्प भी ले सकते हो। अगर म्यूचुअल फंड एडवाइजर की आप हेल्प लोगे तो आप हमारा एक वीडियो देख लें। तो ध्यान रखिए, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करना है, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के थ्रू ही इन्वेस्ट करना है, इनडायरेक्ट म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट नहीं करना है। म्यूचुअल फंड डायरेक्ट कौन सा होता है, वो हमेशा नाम के आगे डायरेक्ट लिखा होता है। और इस चीज़ को डायरेक्ट म्यूचुअल फंड प्रोवाइड करने वाली कुछ ही कंपनियां हैं आज के दिन में, जैसे पेटीएम वाले हैं, पेटीएम मनी, जेरोदा वाले हैं, ये ग्रो वाले हैं। और बाकी जितने म्यूचुअल फंड्स वाले होते हैं, जैसे एसबीआई का है, एलआईसी का है, उनकी खुद की वेबसाइट के ऊपर में जाके आप इन्वेस्ट करिए, खुद की वेबसाइट के ऊपर में, तो वहाँ डायरेक्ट लिखा हुआ आएगा, तभी इन्वेस्ट करिए। तो ये सीधे तरीके हैं जिसमें आपका थोड़ा-सा ज़्यादा प्रॉफ़िट मिलता है, कम खर्चा होता है आपका। तो फाइनली आई होप कि आपको ये वीडियो के अंदर जो जानकारी दी गई है वो कहीं न कहीं किसी तरीके से काम आएगी। और आपके अंदर अगर सवाल कोई भी उठता है आपके दिमाग में तो आप उसको पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, वो इसी के लिए है। सो उसका पूरा यूज़ करिए, हम आपको वहीं पर रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अगर सिंपल आंसर हुआ तो, अगर डिफ़िकल्ट हुआ तो अगले वीडियो में इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। आपको जैसे भी हमको बेस्ट लगता है। फाइनली अगले वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं कि हम इन्वेस्टमेंट को किस तरीके से शुरुआत कर सकते हैं, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड का कौन से पोर्टल को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। किस तरीके से हम अकाउंट खोलें, अकाउंट खोलने के बाद में इन्वेस्टमेंट से शुरुआत करने से पहले मैंडेट कैसे बनाएँ और कौन-कौन सी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो हमें वहाँ पे देनी चाहिए। उससे रिलेटेड पूरा एक वीडियो बना के आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। आई होप आपकी ये जानकारी किसी काम आएगी एंड सी यू टुमारो।